हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है प्रसव क्या होता है, यानी कि पार्चुरेशन क्या होता है। इसके अलावा आप कई सारे छोटे छोटे ऐसे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे देखेंगे जो कि गर्भाकाल से संबंधित है, यानी कि गर्भावस्था से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रसव होता क्या है और प्रसव के माध्यम से कैसे शिशु जो है बाहर निकल आता है। इसके अलावा आप देखेंगे मानव में जो गर्भावस्था होती है कितने दिनों की होती है। इसके अलावा देखेंगे आप कई सारे ऐसे जीवधारी हैं जिनकी गर्भावस्था आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास कराया था। तो कैसे निषेचन के बाद से लेकर के कैसे 9 महीने तक पूरा एक कंप्लीट शिशु का निर्माण होता है, इसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रसव की क्रिया की, तो देखिए प्रसव एक ऐसी क्रिया होती है जिस क्रिया के माध्यम से कोई भी जो नवजात शिशु यानी कि जो शिशु बन करके कंप्लीट हो गया है 9 महीने में किसी भी फीमेल के गर्भाशय के अंदर, वो अब बाहर निकलेगा। तो किसी भी नवजात शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है जो उसी को हम कहते हैं प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। इसके अलावा आप देखेंगे जो मानव होता है, मानव में आपने देखा है गर्भावस्था कितने दिनों की होती है। जो मानव में गर्भावस्था होती है वो कितने दिनों की होती है, लगभग होती है कितने दिनों की, 270 दिनों की। कहीं कहीं पे आपकी एग्जाम आपके बुक में 270 से 280 दिन भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 270 से 280 दिन की लगभग होती है मानव में गर्भावस्था। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग प्राणियों के अंदर जो गर्भावस्था होती है वो अलग अलग होती है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर गर्भावस्था बहुत कम समय की होती है। मानव में यदि हम बात करें तो लगभग कितने की होती है, 9 महीने की होती है। कितने की होती है, लगभग 9 मंथ की होती है, यानी कि 9 महीने की होती है मानव में गर्भावस्था। एक 9 महीने में आप देखेंगे कि निषेचन के बाद से कंप्लीट शिशु जो है वो डेवलप हो जाता है 9 महीने में, यानी कंप्लीट शिशु के डेवलप होने में पूरे लगभग 270 से 280 दिन का समय लगता है। इसके बाद एक क्रिया होती है प्रसव की क्रिया, जिसमें किसी भी फीमेल को अत्यधिक पीड़ा होती है, और इसी दौरान आप देखेंगे कि गर्भाशय में क्या होगा, गर्भाशय की जो ग्रीवा भाग होती है इसमें कई प्रकार से संकुचन होगा, और उस प्रकार से संकुचन के कारण ही आप देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी रिलीज होगा जो कि हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि गर्भावस्था के बाद यानी प्रसव की क्रिया के दौरान आप देखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, ये भी अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रसव की, तो देखिए कोई भी अगर नवजात शिशु है इसके जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। प्रसव की यदि हम बात करते हैं तो जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा की जो शुरुआत होती है जैसे ही मतलब 9 मंथ कंप्लीट होगा वैसे ही प्रसव पीड़ा होगी, मतलब अत्यधिक तीव्र गति से दर्द होगा। और इसकी शुरुआत कहां से होगी, ग्रीवा भाग से, यानी जो गर्भाशय का हमारा ग्रीवा भाग होता है, सर्विक्स वाला भाग होता है, सबसे निचला भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो इसमें क्या होने लगेगा, संकुचन होने लगेगा, और इसमें क्या होगा, मुख खुलने से होती है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी नवजात शिशु बाहर निकलेगा। इस क्रिया को तो हमने क्या बोल दिया, इस क्रिया को हमने बोल दिया प्रसव। और प्रसव की जो पीड़ा होती है ये कहां से उत्पन्न होती है, जैसे ही 9th मंथ लगभग कंप्लीट होने लगेंगे वैसे ही इसकी शुरुआत कहां से होगी, ग्रीवा वाले भाग से। जो गर्भाशय का ग्रीवा भाग चूंकि नीचे वाला भाग होता है और आपको पता है कि ग्रीवा वाले भाग से होते हुए ही बाहर निकलेगा, तो धीरे धीरे सबसे पहले तो ग्रीवा वाला भाग का ही मुख खुलेगा। तो जो ग्रीवा वाला भाग होता है इसमें क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन होता है पेशियों का। तो जैसे ही संकुचन होगा वैसे ही क्या होगा, प्रसव पीड़ा जो है शुरुआत हो जाएगी। और प्रसव पीड़ा के शुरुआत होने से ही आप देखेंगे कि ये प्रसव का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जैसे ही प्रसव क्रिया होने वाली रहेगी उसके पहले प्रसव पीड़ा होती है। तो प्रसव पीड़ा कब उत्पन्न होगी, जब संकुचन होगा। जो एंडोमेट्रियम होती है उसके निचले परत आप जैसे ही देखेंगे, गर्भाशय की जो निचली परत होती है जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं, या गर्भाशय की जो निचला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, किसी भी मनुष्य के अंदर जब निषेचन होता है तो निषेचन से लेकर के जब तक प्रसव होता है, प्रसव की क्रिया तक आप देखेंगे, निषेचन से लेकर के जो प्रसव का समय होता है यहां तक की जो औसत अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, 9 महीने की होती है, यानी कि लगभग 270 दिनों की होती है। और यह काल क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। मतलब निषेचन से लेकर के जब तक प्रसव नहीं हो जाता है तो प्रसव के बीच का जो पूरा का पूरा समय है इसे हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं या गर्भकाल का समय कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रसव की यदि हम बात करते हैं तो यह एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है।
तंत्रिका के साथ साथ अंतःस्रावी क्रिया विधि होती है। अब आप बोलेंगे कि सर इसको अंतःस्रावी क्रिया विधि क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर जो नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, उसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उनकी अहम भूमिका होती है। जैसे यहाँ पे किसकी भूमिका है? पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की भूमिका क्या है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि संकुचन को बढ़ाता है। अब जैसे ही संकुचन ज्यादा बढ़ेगा वैसे ही धीरे धीरे जो शिशु तैयार हुआ वो धीरे धीरे ग्रीवा वाले भाग से नीचे आने लगेगा, यानी ग्रीवा वाले भाग से ढकेलने लगेगा धीरे धीरे नीचे शिशु को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की भूमिका होगी। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्यूस ग्रंथि से सीक्रेट होता है, इसलिए यहां पे अंतःस्रावी ग्रंथि की भी भूमिका होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रसव जो होता है यह एक जटिल तंत्रिका के साथ साथ अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव की क्रिया की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जो संकेत मिलते हैं, तो संकेत जो होते हैं वो पूर्ण विकसित रूप से जो गर्भ होता है उसके द्वारा वह अपरा से उत्पन्न होते हैं। जो अपरा या प्लेसेंटा, इसके बाद हम आपको अगली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम अपरा या प्लेसेंटा के बारे में जिक्र करेंगे। तो अपरा या प्लेसेंटा और साथ ही साथ जो गर्भ होता है इनके द्वारा विशेष प्रकार के संकेत उत्पन्न होते हैं। और इस दौरान क्या होता है, अनेक प्रकार के आप देखेंगे जो अंतःस्रावी हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से इंपोर्टेंट हार्मोन्स हमने आपको क्या बताया? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन्स है? ऑक्सीटोसिन। तो कई सारे हार्मोन्सों की जटिल प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? गर्भाशय का तीव्र संकुचन होगा। मतलब जैसे ही हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि गर्भाशय के अंदर जो संकुचन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा? और तीव्र हो जाएगा। तो जब तीव्र हो जाएगा जिसके फलस्वरूप क्या होगा? नवजात शिशु जो है इसका जन्म होता है। मतलब जब आप देखेंगे कि गर्भाशय के अंदर संकुचन तीव्र गति से होता है तभी शिशु जो है प्रसव की क्रिया के माध्यम से बाहर निकलता है। देखिए, कोई भी अगर विकसित गर्भ हुआ अपरा है, उससे उत्पन्न जो संकेत होते हैं उन संकेतों के कारण क्या होता है? गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमने तो आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, जो गर्भाशय है उसमें संकुचन तीव्र हो जाएगा जैसे ही हार्मोन्स का क्या होगा? एक्टिवेट होगा। और उन हार्मोन्सों को संकेत कहां से मिलेगा? तो अपरा से मिलेगा या कि विकसित गर्भ से मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यह प्रतिवर्त जो होता है पीयूष ग्रंथि की ऑक्सीटोसिन श्रावण हेतु प्रेरित करते हैं। और जैसे ही यह संकेत मिलेंगे वैसे ही पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करें तो आपको पता है इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण रखती है। साथ ही साथ आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि में 3 पालियां होती है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। और उसमें से पश्चपाली से 2 इंपोर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स आप समझ सकते हैं, जो आप देखे होंगे जैसे स्त्रियों की जो कमर होती है वो चौड़ी होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो स्त्रियों की जो कमर ज्यादा चौड़ी होती है पुरुषों की अपेक्षा, उसका कारण कौन सा है? वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। तो ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स है ये केवल और केवल फीमेल के अंदर जो है डेवलप होता है, यानी कि फीमेल के अंदर केवल और केवल सीक्रेट होता है, यह मेल के अंदर किसी प्रकार से सीक्रेट नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगी। और यह हार्मोन्स क्या करेगा? गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती है उनको संकुचन के लिए क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है। तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हेल्प करता है जो पेशियां होती है, चिकनी पेशियां होती है गर्भाशय की, उनमें तीव्र संकुचन के लिए प्रेरित करता है। अब जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा? तीव्र संकुचन के लिए प्रेरित कर देगा, उसके बाद क्या होगा? देखिए, संकुचन और तीव्र हो जाएगा। और जैसे ही संकुचन तीव्र होगा जिससे धीरे धीरे क्या होगा? जो गर्भ होता है, ये जो गर्भ है ये कहां जाएगा? सर्विक्स की तरफ इसको ढकेला जाता है। मतलब गर्भाशय का जो सर्विक्स भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, ग्रीवा भाग, जैसे आप देखें इस प्रकार से आप देखें गर्भाशय की संरचना, तो ये जो नीचे वाला भाग होता है गर्भाशय का, ये तो ऊपरी वाला भाग हो गया जिसको आप क्या बोलते हैं? ये वाला भाग होता है फंडस, ये वाला यूट्रस कैविटी होता है मध्य भाग, और ये जो निचला भाग होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा भाग। क्या बोलते हैं इसको? हम सर्विक्स या ग्रीवा भाग बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो सर्विक्स वाला भाग होता है, सकरा भाग होता है, ये सर्विक्स है। ये क्या है? ये सर्विक्स यानी कि ग्रीवा भाग है। और जैसे ही इनमें संकुचन होगा, इनमें क्या होगा? जैसे ही तीव्र संकुचन होगा गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण, वैसे ही ये जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट शिशु बनकर के तैयार है, इसको धीरे धीरे कहां ढकेला जाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि सर्विक्स भाग की तरफ इसको धीरे धीरे करके ढकेला जाता है। अब देखिए क्या होता है, और ऑक्सीटोसिन तो वैसे रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, इसका सिक्रेशन होगा, ये संकुचन को और तीव्र कर देगा। और जब संकुचन ज्यादा मात्रा में तीव्र हो जाएगा
तब जो गर्भ होता है वो प्रसव नाल से बाहर आ जाता है। जैसे ही संकुचन जब इसमें तीव्र होगा गर्भाशय में, तो ये पूरा का पूरा जो नवजात शिशु है ये कहाँ हो जाएगा, सर्विक्स यानी ग्रीवा भाग से होते हुए कहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे योनि या वजाइना के माध्यम से ये बाहर आ जाएगा, जिसे हम प्रसव निष्कासन कहते हैं। मतलब जैसे ही प्रसव की क्रिया होगी, शिशु बाहर निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रसव निष्कासन कहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको यहाँ पे गर्भकाल याद रखना है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड आपको याद रखना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं खरगोश की, तो इसके अंदर जो गर्भकाल होती है कितने दिनों की होती है, 28 दिन से लेकर के 32 दिनों की, यानी लगभग 1 मंथ की होती है। तो रैबिट यानी कि खरगोश के अंदर आप देखेंगे इनमें गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, तो ये होती है लगभग 1 मंथ की, यानी कि 28 से लेकर के 32 दिनों की। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दूसरा है व्हेल मछली, इसके अंदर आप देखेंगे लगभग 1 साल लगता है, यानी 334 दिन से लेकर के लगभग 365 दिन का समय लगता है इनकी गर्भावस्था में। फिर मानव की बात करते हैं तो 270 से 290 या 270 से 280, एग्जैक्ट कहीं कहीं पे आपको 270 मिलेगा, अलग अलग बुक में थोड़ा आपको 19-20, 10-20 दिन का फर्क दिखाई दे देगा। यानी कुल मिलाकर के लगभग 9 महीने का समय लगता है, लगभग 270 से 280 दिन लग सकते हैं। फिर हाथी की यदि हम बात करते हैं, एलिफेंट की, तो इसके अंदर देखिए इसमें तो काफी समय लगता है, समथिंग 607 से लेकर के 641 दिन का समय लगता है इसकी गर्भावस्था। मतलब हाथी की जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 641 दिनों की होती है। कितनी? 641 दिनों की। चूहा की यदि हम बात करते हैं तो चूहा में लगभग 20 से लेकर के 22 दिन की गर्भावस्था होती है। इसके अलावा जो कुत्ता होता है, कुत्ता में आप देखेंगे 60 से 65 दिन की गर्भावस्था होती है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बिल्ली में आप देखेंगे तो लगभग 2 मंथ के आसपास 60-62 से लेकर के लगभग 72 दिन का समय लगता है। इसके अलावा गाय की यदि हम बात करते हैं तो 275 से लेकर के 287, यानी एवरेज यदि आप देखेंगे तो लगभग मानव के बराबर ही गाय के अंदर भी गर्भावस्था होती है, गर्भकाल होता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड अलग अलग प्राणियों के अंदर कितनी होती है। इसके अलावा प्रसव क्रिया आपने देखी कि किसी भी नवजात शिशु का गर्भ से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसव कहलाती है। तो इस प्रकार से कोई भी नवजात शिशु निकल करके बाहर आ जाता है, उनमें गर्भावस्था होती है। पूरी की पूरी गर्भावस्था की एक पीरियड होती है, जैसे आपने मासिक चक्र की पीरियड होती है उसी प्रकार गर्भावस्था की पीरियड होती है कि कितने दिन में जो शिशु है वो बाहर निकल करके आएगा। तो प्रसव क्रिया के माध्यम से ही कोई भी शिशु बाहर निकल करके आता है। हर एक प्राणी के अंदर प्रसव क्रिया अलग अलग होती है। तो आप देखेंगे कि प्रसव क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि अचानक से आप देखेंगे जैसे ही 9th मंथ में लगभग जो शिशु है वो कंप्लीट हो चुका रहेगा, वैसे ही उसके अंदर देखेंगे आप गर्भाशय से लेकर के जो ग्रीवा वाला भाग होता है वहां पे अत्यधिक मात्रा में संकुचन होता है, जिस कारण से प्रसव पीड़ा भी उत्पन्न होती है। और ग्रीवा वाले भाग से आप देखेंगे धीरे धीरे जो नवजात शिशु है वो बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा जो कि संकुचन को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास वर्ड है जिसको हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली आप देखें हैं कि जो स्तन ग्रंथियां होती है पुरुषों में विकसित नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ पुरुषों में क्या होता है स्तन ग्रंथियां ज्यादा विकसित हो जाती है। इसे हम बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं? गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। दूसरा है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब क्या होता है? देखिए आप देखें मासिक चक्र जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कितने दिनों का होता है? मानव में लगभग 28 दिनों का होता है। तो मानव की जो फीमेल में 28 दिन का मासिक चक्र होता है। कभी कभी हो सकता है कि जो मासिक चक्र है ये अपेक्षा के अनुरूप कुछ दिन ज्यादा लग जाए या कि कुछ दिन कम में ही कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि मासिक चक्र जो है अपने नियमित समय में नहीं हो रहा है, तो उसमें असामान्यता आ गई है। इसका मतलब यह है कि मासिक चक्र जो है बराबर तरीके से या सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है। तो अगर मासिक चक्र सामान्य तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? एमिनोरिया बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके अलावा एक वर्ड अक्सर पूछा जाता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हम क्या करें, ऑपरेशन के माध्यम से अगर गर्भाशय या यूट्रस को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या है कि किसी प्रकार से ऑपरेशन के माध्यम से किसको बाहर निकाला जाए? यूट्रस यानी को गर्भाशय को अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। एक और आपको याद रखना है ओफरेक्टोमी। ओफरेक्टोमी का मतलब सेम वही है, जैसे आपने अभी देखा कि गर्भाशय को बाहर हटाना, उसी प्रकार से ओवरी या अंडाशय को अगर ऑपरेशन के माध्यम से बाहर हटा दिया जाता है या शल्य क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओफरेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओफरेक्टोमी बोलते हैं। एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने आपको निषेचन के दौरान भी पढ़ाई थी, योग्यतार्जन। योग्यतार्जन का मतलब क्या होता है?
कैपिसिएशन। कैपिसिएशन का मतलब क्या है? हमने आपको बताया था कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो पुनः सक्रियण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? योग्यतार्जन बोलते हैं। और यह क्रिया कहां होती है? तो मादा के जननिक पथ पर होती है। हमने आपको बताया था कि मादा का जो जेनाइटल डक्ट होता है वहां पे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। योग्यतार्जन का मतलब क्या है? योग्यतार्जन का मतलब सिंपल से यह होता है कि जब तक कोई शुक्राणु एक्टिवेट नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, तब तक वह अंडाणु को भेद नहीं पाएगा। तो कोई भी शुक्राणु तभी सक्रिय होगा जब उसके बाहर स्थित जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जब हट जाती है, यानी एक्रोसोम जो है सक्रिय हो जाता है। तो जब एक्रोसोम सक्रिय होगा तभी शुक्राणु सक्रिय होगा और वह मादा के अंडे को भेदने में सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर शुक्राणु का पुनः सक्रियण होता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं योग्यतार्जन, यानी कि कैपिसिएशन। तो ये 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके आपको मतलब या मीन्स क्या होता है इनका, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे आज छोटी सी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने आपको बताया प्रसव क्रिया क्या होती है और प्रसव क्रिया के माध्यम से कैसे शिशु बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपने कुछ जीवों की इंपॉर्टेंट गर्भावधि देखी है, कितने दिनों की होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपके 1-2 टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 2 जो है आपका वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो भी हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।